CSAT is qualifying in nature. That is, uh, you have to score minimum of one third of the total mark, which is 200 in EPSC. Student, if you study regularly, I mean regularly, discipline is the most important thing. Like you have to increase your sitting hour. You have to ignore whatever is happening in the entire world. You have to live your social, like you have to completely live your social, social media accounts, social life, in order to achieve whatever you are dreaming of. Because I would say nowadays the competition is top notch. Like it is very difficult because everybody is studying, everybody has the resource, so it is very difficult. And the only thing that can make a change is your consistency, your hard work. Hey everyone, welcome back to Octajump. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajump. तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खास करके जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज का जो गेस्ट है ना, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। नवोदय विद्यालय से इसने अपना जर्नी चालू किया। इसके बाद स्कूल के बाद NIT सिलचर से इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद इसने कॉर्पोरेट सेक्टर में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अपना जर्नी चालू किया। वहां पे जाके इसने सोचा यार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी किया और उसमें भी उसको सक्सेस मिला। तो बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है। तो आज हमारे साथ है मिस के लांगलोम्बी सिन्हा एंड करेंटली शी इज ए डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फ्रॉम प्रोविजनल 2025 बैच एंड शी गॉट आसाम पुलिस सर्विस रैंक 22 इन APSC CCE 2023। तो बहुत ही इंस्पिरेशन एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो पूरे पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजम्प। तो आज हमारे साथ है मिस लांगलोम्बी सिन्हा, है ना। तो इससे अपन को बहुत कुछ इनपुट मिलने वाला है, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, है ना। और इसने भाई बहुत कुछ किया भाई, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर में भी इसने काम किया। तो दोनों तरीके के अपने को इनपुट मिलेगा कि भाई प्राइवेट में क्या चल रहा है और गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लांगलोम्बी एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दें। So, hello everyone. My name is Lamnanbi Singha. First and foremost, thank you very much, Dipanshu Dara, for inviting me in Octajump. So, if I have to give my introduction, अपने basic education से start करती हूँ। First, मेरा nursery to 5th standard तक Emmanuel English Higher Secondary से मैंने पढ़ाई किया है। After that, 6 to 12 जवाहर नवोदय विद्यालय कछार से पढ़ाई की है। And after 12, I have done my BTech in electrical engineering from NIT Silchar. Thereafter, I have worked as project engineer in Wipro. Then I have given government examination. Currently, I am posted as DYSP professional, Assam Police Service, by giving the APSC CCE 2023. ठीक है, तो मतलब तूने जैसे जेई का तेरा जर्नी हुआ, अपने को समझ में आया। इसके बाद तुमने NIT में हो लिया, ड्रॉप लिया था क्या बीच में? जॉब नहीं लिया है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था NIT सिलचर में। अच्छा, मतलब समझ 11 गया। 12 अच्छा तो मतलब इसका जो प्रिपरेशन का जानी है ना, ये भी अपने आप में एक अलग ही इंस्पिरेशन जानी है भाई। क्योंकि इसने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, और मतलब तेरा जो जर्नी था, एक बार मतलब ऑडियंस को एक बार तू अपने एंड से मतलब बोल दे कि मतलब क्या प्रिपरेशन किया, कैसे किया, मतलब 11-12 का क्या सीन था तेरा? तो फर्स्ट अगर पहले से स्टार्ट करते बचपन से, तो 6-7 स्टैंडर्ड पे तो उतना आइडिया नहीं है कि IITs NITs होते हैं। सो इवेंचुअली जब हम हम लोग मतलब बढ़ते हैं, तो 10 स्टैंडर्ड के आसपास, 9-10 स्टैंडर्ड के आसपास बहुत सारे सीनियर्स अपने बहुत लोग NIT में पढ़ाई किया है। तो ऑफकोर्स आई नो कि NITs और IITs आर वेरी गुड कॉलेजेस जहाँ कैंपस प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, पेयर ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं। तो एक इंस्पिरेशन आ गया था। एंड स्पेशली हमारा नवोदय में दक्षिणा फाउंडेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन था जो मतलब फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराते थे स्टूडेंट्स को, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को। तो जब वो लोग अवेयरनेस प्रोग्राम स्प्रेड करने आते हैं अबाउट IITs एंड NITs, वो बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए। सो उधर से मेरा था कि जाने का मन है, बट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पता नहीं कैसे होगा। मतलब हमारे लिए तो बहुत नया था क्योंकि हम नवोदय मतलब एक क्लोज उसमें राइट। थे ना। बट ऑफकोर्स नवोदय का टीचर्स तो बहुत मतलब अच्छे थे, दैट आई वुड हैव टू से, बिकॉज
वहाँ के टीचर्स ऑल ओवर इंडिया से आते थे, तो हमें बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ इनपुट्स मिलते थे। तो वहाँ के लाइब्रेरी सर और बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने मतलब हमें ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा करके इनपुट दिया था। एंड मेरा और एक वो था आफ्टर 10th, जब मैं 11th पे थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम था, उड़ान स्कीम बोल के, विच वॉज फॉर दिस वन गर्ल स्टूडेंट्स। जो मैं 11th में थी, मैं भी सेलेक्टेड थी तब, मैं और मेरा एक फ्रेंड। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सैटरडे और संडे को कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए सिलचर का केंद्र विद्यालय तारापुर में हम जाते थे वहां पे। तो दैट कोचिंग has somehow helped me, मतलब वो that was not very effective because उस टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, तो उस टाइम में ज्यादा ऑनलाइन कोचिंग वगैरह नहीं था और हमें इंटरेस्ट भी नहीं था कि कोई टीचर स्क्रीन से पढ़ा रहे हैं। एंड मतलब वी डिडंट फील अकाउंटेबल टू, आई मीन, स्टडी एट दैट टाइम। बट ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि कौन सा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन कितना हम्म। टफ था, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी, वो चीज क्लियर हो गया राइट। था। फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट उड़ान स्कीम, कि मुझे एक पाथ राइट दिखाया कि हाँ यही करना है। बट 11th 12th में मैंने ज्यादा फोकस अपना बेसिक्स को क्लियर करने में। तो भाई। 11, हाँ 11th का बेसिक्स राइट। मैंने बहुत अच्छे से कोचिंग इन द सेंस ट्यूशन में जाती थी, तो वहां से मतलब मैथ्स का मैंने राहुल दा से कोचिंग लिया है। आपका पॉडकास्ट में राहुल दा आए थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज प्रायर टू टेकिंग ट्यूशन फ्रॉम हिम, आई वुड से मेरा मैथ्स के प्रति उतना वो नहीं था। हाँ मतलब, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। बट देन आई स्टार्टेड लविंग द सब्जेक्ट मैथ्स बिकॉज ऑफ राहुल दा। तो वो भी एक है। तो बेसिक चीजों को बहुत क्लियर करके 11th 12th में मैं पढ़ते जाती थी। इस वजह से आई थिंक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होने का ओनली रीजन है कि बेसिक्स को मैंने बहुत क्लियर करके, जितने भी क्वेश्चंस रहते थे, डाउट्स रहते थे, टीचर्स को पूछ के क्लियर करके गया था। 11th स्पेशली बिकॉज पीपल टेंड टू टेक इट इजी ड्यूरिंग 11th स्टैंडर्ड। वो लोग थोड़ा एंजॉय करने का सोचते हैं कि 11th पे उठे हैं, इतना जरूरी नहीं है। बट देन आई थिंक 11th इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टैंडर्ड, राइट। क्योंकि वहां पे ही फाउंडेशन बिल्ड होता है। तो वो चीज मैंने बहुत राइट। सीरियसली लिया था 11th को। एंड आई थिंक उस वजह से ही मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाया। एंड आई थिंक तो मैं इसमें ना थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ। इसने जैसे बोला ना कि यार ऑनलाइन कोचिंग के लिए ये जो ज़्यादा था ना, कहीं पे उड़ान स्कीम के अंडर पे जो इसका सिलेक्शन हो, भाई 30-40 किलोमीटर है वो इसने जो डिस्टेंस बोला। तो आज के डेट में तुम्हें ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो तुम घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। वो फिजिकल क्लास में भी लोग इतने दूर नहीं जाते। ये जो ऑनलाइन क्लास के लिए जितने जो, तो बहुत ही मतलब इसने जो बोला ना कि भाई इसने पूरा एकदम वो कर दिया है, बोला कि भाई नहीं अपने को चाहिए तो चाहिए। और ये बचपन से ऐसा है, स्कूल कॉलेज के टाइम पे अपन मतलब जैसे आईटी क्वाटी के जो भी कुछ इवेंट उवेंट रहता था तो मैं कभी भी आता था तो फुल सपोर्ट करता था कि भाई ऐसे ऐसे करना है वैसे करना है। तो इसका जो लर्निंग का नेचर है ना कि भाई नहीं, मेरे को कुछ भी चीज़ अगर नया दिख रहा है, अगर मेरे को नहीं भी आ रहा है तो मेरे को उसको कैसे भी करके उसको थोड़ा भी जानना है। तो वो क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है हर किसी के पॉइंट में कि यार तुम्हें लाइफ में अगर कुछ करना, अगर नहीं पता चल रहा है, सीनियर से पता करो, तुम्हारे बैचमेट से पता करो, तुम्हारे जो टीचर्स है उनसे पता करो, तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ इनपुट ज़रूर देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब प्लेसमेंट का मतलब कैसे प्रिपरेशन किया मतलब तूने? तो मेरा प्लेसमेंट विप्रो में हुआ है एज अ प्रोजेक्ट, विप्रो में हुआ था एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो जॉब था वो कोडिंग बेस्ड था, मतलब आईटी वाला सेक्टर में था। तो राइट। बीइंग फ्रॉम अ कोर ब्रांच, शिफ्टिंग टू कोडिंग वाला आईटी वाला ब्रांच वाज डिफिकल्ट। तेरा बट आई ब्रांच हैड कौन टू सा था? इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिक, यस, आई हैड टू टेक द डिसीजन बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट में जो डिमांड था उस हिसाब से, क्योंकि हमारा कॉलेज में कोर का प्लेसमेंट थोड़ा कम होता है कंपेयर टू द आईटी सेक्टर। सो बहुत सारे वो हर क्राइटेरियाज होते हर हैं। हर जगह पे ऐसा है ना? हम्म, हर जगह पे ऐसा है। हाँ तो सेकेंड ईयर के एंडिंग, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग के आसपास आई स्टार्टेड डूइंग कोडिंग, द बेसिक वन, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रो लेवल में तो जा नहीं सकती, तो बेसिक जो एक जॉब दिला दे ऐसा टाइप का। राइट। और 12th में भी हम्म। मेरा कंप्यूटर साइंस था, 12th में मेरा सब्जेक्ट था, तो उस वजह से मेरा आइडिया रहता है। देन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में कोडिंग पढ़ाया जाता है हम सबको, बेसिक वाला। तो राइट। वो सब लेके फिर थर्ड ईयर में थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाला करके कि जॉब निकल जाए कुछ ऐसे करके, वैसे करके मतलब
छः छः महीना लोग कोडिंग करके मतलब जॉब लगा दे रहे, तो ऐसा सीन है। हाँ और जॉब में जाके वो अपना जो कोर स्किल है उसको डेवलप करते हैं धीरे धीरे। मतलब कल तो एक बंदे ने पॉडकास्ट में आके बोला कि भाई प्लेसमेंट लगने के बाद उसने कोडिंग सीखा है। तो वो भी अलग लेवल का कहानी है। तो बोल रहे कि भाई पहले तो प्लेसमेंट लगवा दिया, इसके बाद अपन प्लेसमेंट लगने, क्योंकि अपना क्या होता है ना, मान लो जून जुलाई में तेरा कॉलेज ख़त्म होगा, प्लेसमेंट लग जाता है दिसंबर में। तो उसने बोला कि दिसंबर में मेरा प्लेसमेंट लग गया, इसके बाद जून जुलाई तक अपन ने 6 महीना कोडिंग सीखा। मैं बोला ये तो अलग ही लेवल का कहानी बोल रहा है। तो मतलब और ये एनसीसी वगैरह में काफ़ी एक्टिव था, मतलब जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़, इसके बाद एनसीसी वगैरह में भी काफ़ी एक्टिव। तो मतलब एनसीसी तेरे मतलब क्या, मतलब तूने खुद से ज्वाइन किया या कॉलेज से जो एकेडमी में करिकुलम में मिला इसलिए ले लिया, मतलब क्या सीन था वो? नहीं, खुद से ही ज्वाइन किया। मतलब हमारे कॉलेज में देने मतलब हम्म। इट वाज अगेन वेरी टफ, लाइक कॉम्पिटिटिव था एनसीसी में ज्वाइन करना भी एनआईटी सिलचर में, बिकॉज बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा। एवरीबॉडी वांट्स टू ज्वाइन दैट। एंड उसके लिए हमने हम्म। फिजिकल टेस्ट दिया, फिर पर्सनल इंटरव्यू टाइप सीनियर्स ने दिया, उसके बाद ज्वाइन किया है। एंड आई हैव टू से दैट कि मैं बहुत हम्म। एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी एनसीसी। एंड वो एनसीसी जो एनआईटी सिलचर का एनसीसी फैमिली था, हाँ। वो बहुत मतलब वो बहुत अच्छा था। लाइक उसने मेरा कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत हेल्प किया, आई हैव टू से। क्योंकि नवोदय में जितने भी राइट। स्मार्ट हो, लेकिन राइट। नवोदय एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी और क्लोज स्पेस था हमारे लिए। हम सबको बचपन से जानते थे, 6 से हम लोग एक साथ थे, नो न्यू पीपल, ओनली द फेसेस दैट वी न्यू। उनके साथ इंटरेक्ट करके मतलब हम खुश थे। बट अगर हम नवोदय से बाहर निकलते हैं, अलग ही दुनिया है। लाइक कभी कभी इनफ्योरिटी फील हो जाता है, तो वो मेरा था। जब मैं एनआईटी सिलचर में फर्स्ट टाइम मैं मतलब स्टडी करने के लिए गए थे, वहां पे मेरा थोड़ा इंफीरियर फील करती थी, बिकॉज हम्म। आई बिलोंग टू लाइक आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। मेरे सारे फ्रेंड्स कोचिंग ले रहे थे। ठीक है, तो तेरा जैसे एनसीसी वाला तो अपने को समझ में आया यार। एनसीसी ने तेरे लाइफ में मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आया, उससे तुझे इंस्पिरेशन मिला कि भाई इस फील्ड में अपन काम कर सकते हैं। तो मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने का तुझे तेरे दिमाग में आया, वो कब आया भाई? तूने जैसे जॉब में चला गया है ना, तो वो कब चालू हुआ कि भाई नहीं अपन को अभी थोड़ा ये सब सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम तैयारी करना चाहिए, वो सब कब आया दिमाग में? वो पहले से ही था, लाइक सिविल सर्विसेज बचपन से ही था कि सिविल सर्विसेज मतलब हमने हम्म। सुना है, अच्छा। आईएएस बनते हैं लोग, आईपीएस बनते हैं, यूपीएस एपीएस। तो वो था पहले से। पर अगेन जब कॉलेज में थे तो भूल गए कि ये सब जो सपने थे वो सब भूल गए थे। तब ऐसा था कि कुछ अच्छा हाई पेइंग जॉब मिल जाए, ऐसा था। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय जॉब, मुझे थोड़ा रियलाइज हो गया कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि बार बार सेम चीज मुझे दोहराना पड़ता था। बार बार सेम ही चीज कर रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मोबाइल लैपटॉप खोल रही हूँ, मीटिंग हो रहा है, फिर सेम इंस्ट्रक्शन एवरीथिंग। वो मेरे लिए बहुत मोनोटोनस हो गया था एंड फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। एंड तब मैंने मतलब डिसाइड किया कि आई हैव टू डू समथिंग, बिकॉज इफ नॉट नाउ देन आई डोंट थिंक कभी और कर पाऊंगी। तो मैं बहुत रिसर्च कर रही थी while I was doing the job कि राइट। what are the high like paying government jobs टाइप का। तो उस समय मुझे एक एग्जामिनेशन मतलब बहुत बार बार सजेस्ट कर रहा था, तो वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड बी एग्जामिनेशन। एंड आई डोंट नो हाउ और व्हाई, बट देन दैट ठीक है। एग्जामिनेशन अट्रैक्टेड मी अ लॉट, क्योंकि उसका जो सिलेबस था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इन हम्म। 2022 मैंने जॉब छोड़ दिया था एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी। बट 2022 में नहीं दिया। हम्म। 2022 में मैंने दिया, बट बिकॉज आई कुड प्रिपेयर फॉर ओनली 1 month, आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर आई वाज नॉट वेरी सैड, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रिपरेशन नहीं था, तो मतलब खुद को मैं उतना खराब नहीं सोच रही थी। उसके बाद आरबीआई हम्म। हो गया, नाबार्ड हो गया, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज है। तो ये सब बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर, इफ वी कंसिडर द गवर्नमेंट सेक्टर। तो आफ्टर प्रीलिम्स ऑफ आरबीआई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए। उसमें हमें एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, विच आई डिड एंड आई वाज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स 2022 नाबार्ड। फिर अगेन मेंस नहीं हो पाया, हम्म। क्योंकि मेंस में हमें आंसर राइटिंग था, वो टाइप करके लिखना पड़ता था, मतलब प्रिपरेशन नहीं था और गाइडेंस नहीं था। तो 2022 एंड हो गया उसके साथ। राइट। तो आई डिसाइडेड
आई विल स्टडी फुल फ्लेजेडली फॉर RBI 2023। तो मैंने बहुत टाइम लिया RBI ग्रेड बी का, बहुत मेहनत किया, लाइक कोचिंग मतलब कोर्सेज लिया, ऑनलाइन कोर्सेज लेके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो RBI का प्रीलिम्स हुआ मेरा फिर से 2023 में, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली मेल से मैं बाहर निकल गई RBI का। तो मेरे लिए एक साल प्रिपरेशन के बाद मुझे वो चीज फील हो रहा था कि दिस जॉब आर वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, बहुत कम है ऑल ओवर इंडिया। RBI का 45 राइट सीट्स निकलता है, 60 सीट्स निकलता है नबार्ड का, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो आई हैव टू फेस द रियलिटी कि मैं खराब नहीं हो सकती हूँ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू दोज जॉब्स। सो मुझे कुछ राइट मतलब पॉसिबल मतलब जॉब्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो तब मेरे दिमाग में APSC आया, बिकॉज UPSC के लिए फिर प्रिपेयर करना मतलब मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस कि तो इट सिमिलर विल था टेक क्या वो टाइम। कोर्स स्ट्रक्चर APSC में? इट्स सिमिलर टू UPSC, हाउएवर वो जो हमारा ऑप्शनल पेपर है वो अच्छा APSC में नहीं होता है। खाली GS पेपर और ऐसे पेपर है मेंस में। मेंस में ऑप्शनल पेपर जो हम UPSC में देते हैं वो APSC में नहीं है। मैंने सिलेबस चेकआउट किया, मुझे लगा कि ठीक है। आई प्रोबेबली कैन डू इट। तो मेरे 2023 के एंड में मतलब सेकेंड हाफ में मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन। तो मेरा जो मतलब फेलियर्स दैट आई हैव फेस्ड ना नबार्ड और RBI में, उसने बहुत सिखाया। सिखाया यही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे एनालाइज करना है और कौन सी चीज को हमें स्किप करना है। अदरवाइज स्टूडेंट्स तो राइट ऐसे बहुत होते हैं कि फालतू चीजें भी पढ़ते रहते हैं, दे आर डूइंग दे आर वर्किंग हार्ड, बट वो चीज कुछ इफेक्टिव राइट नहीं होता। वो चीज मैंने सीख राइट लिया था डायरेक्शन ये। पे नहीं जाने से बहुत दिक्कत है। हाँ, वो सीख लिया मैंने RBI और नबार्ड के प्रिपरेशन में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज करना है और सीरियसली कौन कौन सा टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। वो चीज मैंने सीखा, वो मेरा बहुत काम आया APSC का। APSC का भी मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस मैंने एक एक टॉपिक को लिख के रखा। उसके बाद सिलेबस के हिसाब से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक से कितने बार क्या आया है, ये मैंने खुद ही एनालाइज किया है। एंड मुझे लगा कि मेरे राइट पास बहुत कम रिसोर्सेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। 2023 खत्म होने वाला है और 24 में एग्जाम है मार्च में, मतलब वो तो बाद में पता चला कि मार्च में है। तो मुझे लगा कि आई हैव टू टेक कोचिंग। मैंने कोचिंग लिया है SPMIS से, ऑनलाइन कोचिंग लिया है मैंने, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है और रिसोर्सेस ठीक है। बिल्कुल नहीं है। तो उस कोचिंग ने बहुत ठीक हद है। तक मुझे हेल्प किया है, बिकॉज मेरे पास टाइम था। फुल टाइम मैं जॉब नहीं कर रही थी, फुल टाइम एस्पिरेंट थी मैं। तो वहां का जो भी राइट क्लासेस चल रहा था, आई वाज अटेंडिंग इट रेगुलरली एंड मेकिंग नोट्स एंड रिविजन्स, एवरीथिंग प्रॉपर्ली चल रहा था। तो उसके बाद मार्च में 2024 में प्रीलिम्स हुआ, व्हिच आई क्लियर्ड। जुलाई में मेंस हुआ, देन अक्टूबर में हमारा वो हुआ था, सॉरी नवंबर में हमारा इंटरव्यूज हुआ था एंड दिसंबर में रिजल्ट निकला। बहुत ही सही है। तो इसने एक चीज़ बोला जो तुमने नोट किया है कि नहीं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज। एक बार लंबी लोगों को ये बता, जो एनालाइज तूने यूज़ किया नहीं ये टर्म, क्योंकि ये अपने आप में एक लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी को पकड़ा देगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें देखना क्या है। तो क्या चीज़ देखना चाहिए अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अपने को क्या रिलेट करना चाहिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। मतलब तूने एग्जैक्टली क्या किया? तो मैंने क्या किया कि APSC का अगर मैं बोलती हूँ, तो प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर निकाला, मैं देखती हूँ कि हाँ ये पॉलिटी से है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये आसाम हिस्ट्री है। मैं मतलब खुद राइट लिख लिख के जो प्रिंटेड पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर जो था उसमें मैं खुद से लिख के रख देती थी कि ये पॉलिटी, दिस इज हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री, जो भी आसाम पार्ट है। ये करंट अफेयर्स था उस टाइम का। करंट अफेयर्स भी ये कौन सा वाला है, आसाम के करंट अफेयर थे, इकोनॉमिक वाला करंट अफेयर थे, या कौन सा टाइप के करंट अफेयर, ये मैं लिख के रखती हूँ। और ये राइट मैं एक बहुत एनालाइज ये भी करती थी कि कब एग्जाम हुआ था और ये करंट अफेयर उससे कितने महीने पहले का है। मैं इतना हद तक भी जाके चेक करती थी कि ये कितना पहले का है, तो अगर इस समय में एग्जाम होगा तो इससे कितना पहले का भी आ सकता है। वो सब चीजें ऑफकोर्स ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कर देता है, लेकिन मेरे खुद के लिए मैं कर देती थी। मेरे पास टाइम था तो मैं ये सब चीजें क्वेश्चन पेपर का मैं कर देती थी। तो वो करके मुझे एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता था कि हाँ ये पॉलिटिक है, और पॉलिटिक का भी कौन सा टॉपिक से आ रहा है और कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, ये मैं खुद
एनालाइज करके रखती थी कि ये इस चैप्टर से ज्यादा आ रहा है या इस वाला पार्ट से ज्यादा आ रहा है, तो वो सब चीज मैं खुद एक एक राइट। पेंसिल से लिख के रख देती थी। फिर मैं रख देती थी उसको, फिर आई स्टार्ट स्टडिंग अ सब्जेक्ट। उसके बाद वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं वापस जाके क्वेश्चन हम्म। पेपर देखती थी कि मतलब मैं सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं ये सब क्वेश्चन, ये सब मतलब बार बार, लाइक इट्स नॉट वन टाइम, वी हैव टू डू इट मेनी टाइम्स। तो मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ। इसने जो बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला, पी वाई क्यू। देखो पी वाई क्यू तुम अगर मारोगे इंटरनेट पे सबसे इजीली सबको मिल जाएगा, राइट। तो हर कोई बोलेगा कि भाई पी वाई क्यू इंपॉर्टेंट है, पी वाई क्यू इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम अगर वन शॉट में पी वाई क्यू देखने जाओगे ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यार पी वाई क्यू में पढ़ना क्या है। कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, जैसे कि मैं जेई का अगर एग्जाम्पल लूँ तो सिमिलरली उसमें भी ऐसा ही सीन हो जाता है। या इसने अभी जो बोला अपन वही स्ट्रेटजी लगाते हैं भाई। पी वाई क्यू कोई भी साल का 2-3 साल का खोल के बैठो, इसके बाद पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा भाई, प्रिंट लेके, या क्वेश्चन को पीडीएफ से नोट बनाना पड़ेगा यार। क्योंकि तुम्हारे पास एक साइड में तो तुम्हारे पास पूरा सिलेबस होगा, ओवरव्यू रहना पड़ेगा पीवाईक्यू देखने के पहले कि भाई ये टॉपिक्स है या ये तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स है, वो इतना नॉलेज होना पड़ेगा, नहीं तो पीवाईक्यू देख के पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें केमिस्ट्री पता ही नहीं है लेकिन तुमने क्या कर दिया, पीवाईक्यू खोल के बैठ दिया, तो तुम एनालाइज ही नहीं कर पाओगे यार भाई ये कौन से चैप्टर से आया हुआ है। तो एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा कि भाई तुम्हें क्वेश्चन अगर पढ़ना आ रहा है और ये कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहा है इतना समझ में आना पड़ेगा, इतना अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, राइट। इसके बाद तुम क्या करोगे यार, साइड में इसने जैसे बोला कि नोट कर ले रहा है कि भाई ये टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, और अपन इसके बाद क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करेंगे जल्दी जल्दी कि भाई ये टॉपिक्स है जो टॉप 10 टॉपिक है या टॉप 50 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन ही रहा है, मतलब 100% क्वेश्चन आ रहा है। और कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मतलब ऐसा बनता है भाई, तुम कोई भी एग्जाम का अगर एनालाइज कर लोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये जो टॉपिक्स है ना इससे कभी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वो बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है। बहुत ही सही बोला तूने। तो कोचिंग इसने भाई जेई के टाइम पे भी ऑनलाइन कोचिंग ले लिया, और ये वाला एपीएससी के टाइम पे भी इसने ऑनलाइन कोचिंग ले लिया, राइट। तो दोनों के टाइम पे तुमने मतलब ऑनलाइन कोचिंग से, तो क्या लगता है आज के डेट में लोग मतलब सेल्फ स्टडी करके अपना मतलब कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तेरा? कोचिंग, जब मैं बोलती हूँ ऑनलाइन कोचिंग, ये बहुत लाइक डायनामिक टॉपिक हो गया है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं आउट ऑफ इन्फ्लुएंस, बट देन दे कैन नॉट कवर अप ऑल दोस whatever being is being taught to them. It's very important कि हम अपना पहले हम्म। डिसिप्लिन रख ले कि मेरा सिटिंग आवर्स बढ़ा दो, मैं बैठ सकता हूँ 5-6 घंटा। ये राइट। डिसिप्लिन एक इंसान के अंदर आ जाने के बाद आई थिंक आई वुड सजेस्ट देम कि तभी लेना, जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया कि मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा ये कोचिंग। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कोचिंग लेके रखा हुआ है बट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, पैसा जा रहा है, फिर देन राइट। दे विल से कि इट्स नॉट इफेक्टिव। सो मेरा जो प्रिपरेशन था, इट वाज डिफिकल्ट टू ट्रांजिट, मतलब एज एन इंजीनियर हम ज्यादा नहीं पढ़ते थे, दैट इज वेरी ट्रू कि हमने कॉलेज टाइम में पढ़ाई छोड़ दिया था, जस्ट एग्जाम टाइम में, जस्ट प्रोजेक्ट के टाइम में ऐसे ही पढ़ते थे। तो मेरा सिटिंग आवर बहुत कम था उस समय। राइट। तो मुझे वो बढ़ाने के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी इनिशियली फॉर आरबीआई और नाबार्ड, तो उस समय थोड़ा टाइम लगा था मुझे, लेकिन उस समय ही मैंने सीख लिया था कि दिन में मतलब 10 घंटा ऐसा पढ़ाई करना ही है, तो थोड़ा थोड़ा हम्म। दो तीन घंटा करके हमें मतलब बैठने का आदत डालना पड़ेगा बोल के, वो चीज मेरा था। दैट इज व्हाई इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी वंस आई टुक द कोचिंग। मेरे लिए ये था कि मैं एट स्ट्रेच 2 घंटा 3 घंटा क्लासेस में कर सकती हूँ। तो वो चीज अगर किसी के पास है, वो डिसिप्लिन है, देन आई थिंक आजकल के टाइम में तो इट्स वेरी टाइम सेविंग, वेरी इफेक्टिव आई वुड से। राइट। तो इसने सही बोला यार, मतलब इंजीनियरिंग में क्या होता है ना यार, तुम कॉलेज में घुसने के टाइम पे तुमने बहुत तैयारी कर लिया होता है ना, इसके बाद अचानक से 4 साल एक ड्रॉप आता है, मतलब जितना तुम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना जेई के टाइम पे, हो सकता है कॉलेज में जाने के बाद उतना 10% पढ़ने से काम चल जा रहा है। इसके बाद तुम जॉब में चले जाते हो, जॉब में तो और भी पढ़ाई नहीं है, तुम पूरा रिलैक्स है, काम है लेकिन वो अलग लेवल का काम हो रहा है ना। तो पढ़ाई से तुम छूट जा रहे हो, मतलब काफ़ी गैप आ गया। इसके बाद फिर से तुम जब पढ़ाई चालू करते हो तुम्हें फिर से वो बिल्ड करना पड़ता है। तो सही है। लेकिन ये जो सीटिंग आवर्स का है ना, लोगों को ये बात समझना चाहिए, कोई भी एंट्रेंस क्लियर करने के लिए तुम्हें भाई लॉन्ग आवर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई पहले अटैम्प्ट पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम जो पढ़ रहे हो क्या चीज़ है।
तो तुम्हें बैठना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा क्या सीन है। अगर तुम फॉर एग्जांपल मेरे को आज के डेट में कोई बिठा के बोलता है भाई तुम्हारे पास 10 दिन है, तुमने भाई चाइनीज़ पढ़ लो या कोई भी ऐसे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ लो, तो मैं क्या करूँगा, पहले देखूंगा भाई इसके अल्फ़ाबेट 1 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं फिगर आउट कर लूँगा कि भाई इसको कैसे बनाए। तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा उसमें, ऐसा सीन है। तो आपने तो मतलब JUA के टाइम पे भी मतलब लॉन्ग आवर बैठने का वो हैबिट था, इसके बाद थोड़ा ड्रॉप होता है, ये बात इसने सही बोला। तो एक बार पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसा अपने को स्टेप फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर एक बार इनपुट दे दें। About the exam pattern, the exam is conducted in three phases. First is the prelims, followed by mains, and then the interview. In prelims, we have two papers. One is the CSET, and the other one is the General Studies paper. If I have to start, I start with CSET. CSAT is qualifying in nature. That is, uh, you have to score minimum of 1/3 of the total mark, which is 200 in EPSC, and it consists of questions from maths. You have reasoning and English, like the comprehension part. The thing is that people tend to actually ignore the CSET part and they keep it for the last moments, which I think it's not a very wise choice. So I would suggest people who are not really good in those subjects to focus on CSET as well, to like keep practicing it so that you do not have tension at the last moment that if you are going to qualify the CSAT or not. And for the first paper, which is the GS paper, you have, first of all, you have to see the syllabus in the APSC website. So the subjects which is included in the general studies are like your geography, your polity, you have history, that which consists of the ancient, medieval, and the modern history, economics, then your environment, science and technology, most importantly the current affairs parts, because even if the question is from the static, it is somehow or the other related to the current events that is happening. And most importantly, the Assam part, we should not ignore the Assam part. Assam part includes the Assam history, Assam polity, what I mean the polity in the sense the whatever is happening in Assam, and your geography, history, current affairs, the schemes that are launched in Assam, as well as the schemes, the overall schemes of India, the current affairs, which is the most important part of the GS paper, and current affairs from all over the India as well as Assam. And that's all I would say. I mean, like you will get many videos on YouTube if you go and search about the exam pattern of the APSC. There are lots of good videos, and I have taken coaching from SPMIS, so I totally relied on them because I had very less time in hand, and so I was completely relying on them, and it was really like fruitful for me. The second part is the mains, where we have six papers. First we have essay, then GS1, GS2, GS3, GS4, and GS5. So essay paper, it's similar to the UPSC, but then the pattern is little different. Like you would know it if you go and see the PYQ's pattern, in the sense the type of questions which are asked are little different with the UPSC one. But then it's the most important thing about preparing for the essay is, I would suggest reading the answer scripts of the toppers, which toppers of UPSC, which it's very much available in the internet. So it's very easy. Just download it and see how they write, because it has helped me a lot. Then the second one is the GS one, which consists of your history, then society, Indian society. You can check out the entire syllabus of the mains in the APSC website itself. Then GS2 we have polity, we have governance, and GS3 consists of your science and technology, environment. GS4 is about ethics, then GS5 is the Assam paper. All this you have to go through APSC website, check out the syllabus, and research about the topics which are given in the syllabus. Then you can go and
if you're not taking coaching, if you're doing self study, then you can go check out on YouTube. You can find books for different subjects. You can buy those books, you can read by yourself, or you can get videos on different topics. So it's up to you if you want to take coaching or if you want to, you know, do it by yourself. And the last phase is the interview, which I the most important one, in the sense it is very difficult. Because sometimes it depends on luck, but then I think it depends on how you present yourself. It doesn't matter from where you have done your graduation. It doesn't matter how how much you are good in, you know, writing, or how much knowledge you have. It all matters. What all matter is how you present yourself, how you're able to, like, you know, solve the situation, like solve any problem which is put forward to you, or how you handle a very difficult situation given to you, or how you present or talk about what you love doing, like what your hobbies, and about your place, especially where you belong, is very important in in the interview. Like all of us belong to different districts, so it's very important to know about your district, and especially where you belong, what's the speciality about your place, and how you represent, how you talk about your place is very important in interview. So in interview, I would again say there are lots in interview, like related to interview. But for me, it would be yourself, and just be confident, like when you go to interview. And till that, you study whatever current affairs, whatever is going at that point of time. Like in future, if you're going to give interviews, study the current affairs thoroughly, and read the editorials and all the current affairs, whatever is happening in those days. And that's all I would say. Be yourself, and it's like you will be able to face the interview. तो आपने को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इनपुट मिल चुका है, तो लांगलो में कोई फाइनल मैसेज देना चाहोगे जितनी भी ऑडियंस आपने यहाँ पे कोई भी स्टेज में है कि लाइफ में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उन सब के लिए कोई फाइनल मैसेज? So, last but not the least, my final message to everyone would be, if you are in your ninth, 10th standard, don't worry about the future much. Just focus on whatever you have now. Study whatever topics are given to you. The key is consistency. Study regularly. If you are in 11th, 12th standard, again, same thing. Don't worry much, but study, like especially to the 11 students, because in 12 people everybody studies, but the thing is that in 11 everybody take it in a very fun way, and they, you know, don't study much. So it's very difficult to cope up in the like 12, because everything is interrelated. And especially if you are going to give entrance examination for medical engineering or any other college, you know, it is very difficult if you don't know, if your foundation of the 11 is not clear. So I would say have fun, but at the same time study. And if you're in college, I would say that study consistently. Why? Because I was once in college and I did not study much in college, and that is something I regret about college. And because all of us, we have studied much in our 11 12 standard just to get to that college. However, when we enter that college, we tend to forget how to study. But I have actively participated in different events in college. That's why I was not able to study very consistently. So everything is loss and gain situation. Like if you gain something, you have to lose something. Uh, but it doesn't matter. Everything ended well in my case. So, and for the students who are preparing for the government examinations or any other examination, I would say consistency is the key. It doesn't matter if you are very intelligent or if you are an average student. If you study regularly, I mean regularly, discipline is the most important thing. Like you have to increase your sitting hour. You have to ignore whatever is happening in the entire world. You have to live your social, like you have to completely live your social, you know, social media accounts, social life, in order to achieve whatever you are dreaming of. Because I would say nowadays the competition is top notch. Like it is very difficult, because everybody is studying, everybody has the resource. So it is very difficult, and the only thing that can make a change is your consistency, your hard work. So I would say everyone to work really hard. And if anybody has a question, you can just ask, or you can just like try to contact. I would try to help as much as possible.
थैंक यू एवरीवन। तो थैंक यू वंस अगेन लंगलुम्बी, तुम ऑक्टाजम में आया, तुमने अपना जर्नी शेयर किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं ऐसे और इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और तुम्हारे करियर डेवलपमेंट पे, तुम चाहे कोई भी स्टेज में हो, ऑक्टाजाम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता रहेगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।